जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप एवं संरचना एवं उच्चावच। इससे पहले हम पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार जिसका वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहला वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद आज हम लेके आए हैं कौन सा चैप्टर है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। अब ये देखेंगे, ये चैप्टर अध्याय 2 है। क्या है? अध्याय 2 है। ये एससीईआरटी का बुक है, एससीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसको हम देखेंगे। पहले अभी हम इस वीडियो में पहले रीड करेंगे प्रश्न, उसके बाद अगला वीडियो जब आएगा उसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे देश का आकार क्या है? विशाल है। हमारे देश का आकार क्या है? बहुत विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधताएं पाई जाती है। विविधता पाई जाती है मतलब एक जैसा नहीं है। कहीं पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं पर्वतीय भाग देखने को मिलेगा, कहीं पठार देखने को मिलेगा, कहीं मैदानी भाग देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या देखने को मिलेगा? विविधता देखने को मिलेगा, मतलब एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। यानी वही इस कहीं ऊंचा, कहीं विशाल पर्वत, तो कहीं दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है? अर्थात यहाँ सभी प्रकार के स्थलाकृति का विकास हुआ है। यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार के स्थलाकृति, अगर आपसे पूछे क्या भारत में एक जैसा स्थलाकृति है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, एक जैसा नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये सभी स्थलाकृति सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन है। यानी कि पर्वत है तो कहीं पर्वत पे आपको विशाल बर्फ देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लद्दाख में चले जाएंगे तो वहां पर बर्फ देखने को मिलेगा। यदि आप मिजोरम में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, तो वहां पे आपको अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलेगा? वन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार नदियों ने पठारी भाग को काट छांट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। यानी कि नदियां भी जो है वो क्या किया है? पर्वतीय भाग को बीच से निकल के क्या कर दिया गया है? इसको काट छांट कर क्या बना दिया? उबड़ खाबड़ बना दिया गया है। इसे हम चित्र 2.1 यानी कि 2.1 के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। भारत की वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। यानी कि अभी वर्तमान जो हम देख रहे हैं उसका भौतिक स्वरूप, वर्तमान जो देख रहे हैं उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। ये 1-2 साल या 5 साल की बात नहीं है। इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में, जब ये इसको सीधा करेंगे तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे कश्मीर की घाटी देखेंगे, और जस्ट उसके नीचे में गंगा एवं सिंधु का विशाल मैदान देखेंगे। जस्ट मलबा का पठार देखेंगे, फिर दक्कन का पठार देखेंगे, फिर सबसे नीचे में नीलगिरी पर्वतमाला देखेंगे, फिर यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, फिर उसके नीचे में कौन महासागर है? हिंद महासागर है। यानी कि भारत के दक्षिण में कौन महासागर है? तो हमारा आंसर होगा हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर है। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है। यानी कि इसके कई सिद्धांत जो है वह प्रचलित है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर फेमस है तो वह सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर सहमति दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। यानी प्लेट टेक्टोनिक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है।
तो इसमें ये बताया गया है जो हमारा अभी जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, वो कई प्लेटों में बांटा हुआ है। और वो प्लेट आज भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। अब देखेंगे अब दिख रहा होगा। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हमारा आंसर होगा जॉन टूडो विल्सन। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जॉन टूडो विल्सन ने किया। कब किया, तो 1965 में। कब, 1965 में। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हमारा आंसर होगा सर्वप्रथम डब्ल्यू जे मॉर्गन। और ये कब किए थे, तो 1967 में किए थे। यानी कि यहाँ से दो शब्द, एक प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहला प्रयोग कौन किए और कब किए, तो 1665 में। कब, 1665 में जॉन टूडो विल्सन। कौन किए थे, जॉन टूडो विल्सन किए थे। अगर पूछे इसका प्रतिपादन कौन किए थे, तो हमारा आंसर होगा डब्ल्यू जे मॉर्गन। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 6 बड़ी बड़ी एवं 9 छोटी छोटी परतों में क्या है, विभाजित है। ये जो प्लेट है अभी, वह 6 बड़ी प्लेटों में, अगर पूछे कितनी बड़ी प्लेटों में, 6 बड़ी प्लेटों में एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों में क्या है, यह विभाजित है। अब ये कौन कौन सा प्लेट है, इसको अब हम देखेंगे। बड़े प्लेट कौन कौन सा है, एक है ऑस्ट्रेलियाई भारतीय प्लेट, और भारत जो था इसी का हिस्सा था। भारत जो था वह इसी का हिस्सा था। इसके बाद अफ्रीकी प्लेट, 3 में देखेंगे अमेरिकी प्लेट, 4 में यूरेशिया प्लेट, और 5 में प्रशांत प्लेट, और 6 में है अंटार्कटिक प्लेट। अब छोटे प्लेट को देखेंगे। अब हम लोग छोटे प्लेट को देखेंगे, और छोटे प्लेट कौन सा है। अब देखिए, पहले है अरेबियन, फिलीपीन, जुआन, कोकोस, नजका, स्कोटिया, कैरिबियन, सोमालिया और बिस्मार्क। अब प्लेट धरातल के वे विरुद्ध है जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिकी घटनाएं तथा प्लेट सीमांत का निर्माण करता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार भूप्रपटी के सबसे पुराना भागों में से एक है। अगर आपसे पूछे भारत का भूप्रपटी में सबसे पुराना भाग कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में 2 एक आएगा, एक मालवा का पठार, एक आएगा दक्कन का पठार, यानी कि ये सबसे पुराना हिस्सा है। यह भाग सबसे प्राचीन भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह कभी समुद्र में डूबा नहीं, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन कठोर मूल खंड है। यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, ये कभी डूबा नहीं है और यह सबसे प्राचीन है। इसे सील्ड प्रदेश भी कहते हैं। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसे एक और बता देते हैं। ये लो से कर देते हैं। सील्ड प्रदेश क्वेश्चन ये पूछता है, सील्ड प्रदेश किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, द्वीप समूह और हिमालय पर्वत। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं, सील्ड प्रदेश कहते हैं। प्लेट की गति, अब यहां पे देखिए, प्लेट के गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं प्लेटों के सैलों में दबाव एवं तनाव को का बल लगता है, और इस कारण मोर बलन, भ्रांशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं, यानी कि 6 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें से आप देखेंगे एक तो यहाँ हो गया सबसे बड़ा प्लेट 6 में हो गया, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यहीं पर भारत का ये हिस्सा था। दूसरा था अफ्रीकी प्लेट, 1 2 3 में है दक्षिणी अमेरिका का प्लेट, फिर 4 में है प्रशांत प्लेट, 5 में है यूरेशिया का प्लेट और 6 में है
अंटार्कटिक प्लेट, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लेट था। भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटों को दर्शाया गया है। अब और विनाशकारी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए ये प्लेटों का डायरेक्शन है, ये देखिए ये प्लेट इस तरफ भाग रहा है, ये प्लेट इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये प्लेट इस तरफ जा रहा है, यानी कि प्लेटों में क्या है, गति है। यही इसी को तो ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है, परंतु जब दो प्लेट, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है, उसे संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। यानी कि जब दो प्लेट, यानी कि जो दो प्लेट है, बड़े प्लेट हो या छोटा प्लेट, क्या होता है, जब एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाता है, यानी कि जब रगड़ते हुए जब विपरीत दिशा में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। उसके बाद फिर जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, तब या तो वे टकराकर टूट सकती है, या एक प्लेट दूसरे पर क्या होता है, नीचे चली जाती है। यानी कि एक तो हुआ दूसरी तरफ चला गया, यानी कि रगड़ते हुए दूर चला गया, उसे संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यह होगा, या तो पास आएगा तो टूट सकता है, या फिर एक के नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, या फिर वो नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। यही जो प्लेट जो है, या तो दूर चला जा रहा है, या पास आ रहा है, या ऊपर नीचे, इसी के कारण जितने भी महाद्वीप है उसके स्थिति एवं आकार में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। भारत का वर्तमान स्थलाकृति आधारभूति का विकास इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है, और पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकालों में क्या हुआ है, बांटा गया है। यदि आपसे पूछे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। अब इसको कौन कौन भाग में बांटा गया है, 4, तो एक में है अजैविक, दूसरा है पूरा जीव, तीसरा है मध्यमीय जीव, और सबसे लास्ट वाला जो है वो पीरियड, उसे क्या कहते हैं, नूतन जीव कहते हैं। पुनः इसी कल्प में बांटा गया है। पूर्व में कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले क्या हो गया है, यह समाप्त हो गया है। अब देखिए भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, यानी कि 20 करोड़ वर्ष में जब देखेंगे तो वह दक्षिण में था। वह किसका हिस्सा था, तो वह ऑस्ट्रेलिया का है, महाद्वीप का हिस्सा था। और इस गोंडवाना लैंड में भारत, देखिए भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अभी अंगारा लैंड की तरफ सट गया है, लेकिन वो पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। और संबंधीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसको देखिए वीवीआई कर लीजिए। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह होने के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। आपको इससे पहले बता चुके हैं, जो प्लेट में अभी भी क्या है, गति है, और ये पहले किसका हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। और ये गति होने के कारण ये सबसे बड़ा प्लेट यूरेशिया में जाकर क्या हुआ, टकरा गया, और अभी भारत यूरेशिया का हिस्सा हो गया है, यूरेशिया की तरफ वो चला गया है। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में विलय पैदा हुआ, जिससे पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिनके निर्माण कार्य आज भी जारी है। अब देखिए, यानी कि जहां पर आज जो आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, वहां पर एक तेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तेथिस सागर। और इस तरफ से भारत आया, और भारत लेके जैसी यूरेशिया में टकराया, वहां पर एक विलय का निर्माण हुआ और एक नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया, हिमालय। और इसका
ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि आज से पहले इसकी ऊंचाई 8,848 था और वर्तमान में इसकी ऊंचाई यही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ही इसका कितना हो गया है, अब 8,850 मीटर हो गया है। पूर्व में भूखंड में केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, यानी कि अभी देख रहे हैं कई महाद्वीपों में यह टूटा हुआ है, लेकिन पहले यह एक ही हुआ करता था। क्या हुआ, तो मान के चलिए ये पेंजिया हुआ करता था। इसे क्या कहते हैं, पेंजिया। और इस पेंजिया के मध्य में तेथिस सागर गुजरता था। इसके बीचों बीच से क्या निकलता था, तेथिस सागर निकलता था। क्या निकलता था, तेथिस सागर निकलता था। और इस सागर के उत्तर में स्थित भाग को अंगारा लैंड कहते थे। क्या कहते थे, अंगारा लैंड। इसको कहते थे अंगारा लैंड। क्या कहते थे, अंगारा लैंड। क्या कहते थे, अंगारा लैंड। अब देखेंगे, और दक्षिण वाले भाग को क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। भारत इसी का हिस्सा था, लेकिन अभी जाके यूरेशिया में जाके सट गया है। हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने से एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। इसके बाद उत्तरी पर्वत एवं दक्षिणी पठारों के बहने वाले नदियां के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहला गया। अब देखिए यहाँ पर यही तेथिस सागर था। ये क्या हुआ, अब ये समाप्त हो गया और यहीं पर एक नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। अब देखेंगे नए मुर्दार पर्वत का निर्माण। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह निपजित उच्च पर्वतीय भूभाग का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण परवाली निक्षेप से हुआ है। किससे हुआ है, परवाली चट्टान से हुआ है। यानी कि मूंगा चट्टान एक जीव होते हैं जिसके अवशिष्ट से धीरे धीरे एक क्या चीज का निर्माण कर देते हैं, थोड़ा सा एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। तो ये मूंगा चट्टान से हुआ है। कौन, लक्षद्वीप। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11% पर्वतीय भाग है, 28% पठारी भाग है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ये 9th 10th के लिए बनना चाहते हैं, तो ये इस पॉइंट को आपको रट लेना होगा। भारत का जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका, एक सेकेंड, कितना, अगर पूछे पर्वतीय भाग कितना है तो 11%, पठारी भाग कितना है तो 28%, और आपसे पूछे पहाड़ी कितना है तो 18%, और भूभाग मैदानी कितना है तो हमारा आंसर क्या होगा, 43%। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई कितना है, 300 से 900 मीटर है के बीच है। इसके विपरीत मैदानी एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई कितना है, 160 मीटर है, कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितना है, यानी कि उत्तर के पर्वतीय भाग की कितनी ऊंचाई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1200 से लेके 6000 मीटर तक है इसकी ऊंचाई है। इस भूभाग में कुल शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 से भी अधिक है, और इसमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से क्या होता है, ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेपभ्रंश मिलती है। झीलों के निक्षेपित होने की वजह के बृहद हिमालय में कई घटिया का निर्माण हुआ है। अब देखिए डल झील, बुलर झील, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा डल झील कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा कश्मीर में। 4 ऑप्शन दे देगा। डल झील कहाँ है, उत्तर जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, तो हमारा आंसर क्या होगा, कश्मीर। फिर पूछेगा बुलर झील कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, कश्मीर में स्थित है। उत्तर के उच्च भूमि के मध्य में हिमालय कितना मीटर है, 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गौर्ज पाई जाती है, जिसमें कई नदियां
प्रवाहित होती है, यानी कि गॉर्ज का निर्माण होता है, उसी के बीचों से क्या चीज निर्वाह करती है, तो नदियां प्रवाह करती है। इस भूभाग के दक्षिण में शिवालिक में कई महत्वपूर्ण घाटियां का विकास हुआ है, यानी कि दक्षिण के पठार में, दक्षिण के पर्वत में भी कई गॉर्ज का निर्माण हुआ है और वहां से भी कई नदियां का विकास हुआ। हिमालय पर्वत पामीर गांठ से निकलकर पूरब की ओर जाता है और यह दक्षिण की ओर क्या बनाता है, चाप बनाता है। चाप कहने का मतलब ऐसे चाप बनाता है, चाप ये हो गया चाप, क्या करता है, ये चाप बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी कि यदि आप साउथ में जाएंगे, मान कर चलिए ये साउथ में चल गए, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ के बाद ये क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये ऐसे मुड़ गया, यानी कि ये हिमालय पर्वत आया, ऐसे चाप बनाया और यहां से ये नीचे मुड़ गया। अब यहां पटकाई की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में कौन है, पटकाई की पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ी के नाम से भी विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये सभी के सभी क्या है, हिमालय का ये क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती है। इसमें गंगोत्री, देखिए गंगा यहीं से निकलता है, यमुना नदी यहीं से यमुनोत्री से निकलता है। यदि आपसे पूछे गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री से। सियाचिन, बालतोरो, बियाफो तथा बातूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी है, जिनमें लद्दाख से जोजिला और बुर्जिला हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा और सिपकिला उत्तराखंड में, थांगला तथा सिक्किम में नथुला और जालेपला दर्रे उल्लेखित है। इसमें देखिए ये डायरेक्ट दिया हो, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है। अब क्या क्या पूछेगा, तो पूछेगा जोजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में। बुजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में। बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। फिर उसके बाद जालेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। अब आइए, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण के विशाल समतल भूभाग है, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। इसकी औसत गहराई कितना है, 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदी, यानी कि सिंधु और इसकी सहायक नदी कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदी, यानी कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन हो गया, यमुना, गंडक, घघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा आदि पूरब में बहती है। इस तरह अरावली पर्वत जल विभाजन का काम करती है, यानी कि अगर पूछे तो अरावली पर्वत क्या करता है, जल विभाजन का काम करती है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिमी में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। एक सतपुरा के दक्षिण में, यानी कि सतपुरा के दक्षिण में कौन नदी है, तो तापी नदी की घाटी है। और नर्मदा और तापी, देखिए ऊपर से नर्मदा नदी क्रॉस करता है, फिर नीचे से कौन सा नदी क्रॉस करती है, तापी नदी। नर्मदा और इसके नीचे में कौन सा हो गया, तापी नदी। नर्मदा और तापी नदियों के संगीन कछारी मैदान का निर्माण किया गया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब बीच नदी और पहाड़ी के बीचों बीच से गुजरता है, नहीं तो ये पूरब की ओर जाता है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता, एचुरियन करता है और यह पश्चिम की ओर चले जाता है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है और इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट सहाद्री के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं,
थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। कौन कौन है? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ी अत्यधिक कटी छटी है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पूर्वी घाट से होकर और उसमें क्या करते, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, अगर पूछे महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है तो पहाड़ी कहाँ है तो उड़ीसा में है। अगर पूछे नलाम मलाई कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। बेलीकुंडा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, यानी कि तमिलनाडु का, अब देखिए तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन कौन हो गया? अन्नामलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो हमारा आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। अगर पूछे पंचामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में। शिवराय की पहाड़ी कहाँ है तो तमिलनाडु में। पलनी की पहाड़ी कहाँ है तो तमिलनाडु में। और बेलगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो हमारा आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। अब देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का क्या हुआ है? विकास हुआ। और पश्चिम में यह मैदान क्या हुआ? संकीर्ण एवं काटा छटा है। जबकि पूरब में चौड़ा एवं समतल है। और कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में क्या है? उन्मंजन हुआ से बना है। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्या करिए आप लोग, हम लोग रीड कर लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, जिसे जो राजस्थान की मरुभूमि में है। यह थार मरुस्थल, देखिए थार मरुस्थल कहाँ है तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान में है। यह रेत के कई टीले मिलते हैं। कहाँ मिलेगा तो थार मरुस्थल में। कहाँ है? राजस्थान में। जो वायु की दिशा के लंबत फैली हुई है, यानी कि उसके लंबत, यानी कि वायु अगर इधर जा रहा है तो उसी तरफ एक टीला का निर्माण हो गया है। दक्षिणी भाग में जहां बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां बालू की टीले का ढाल हवाओं की दिशा के लंबी, सरल और लहराए हुई है। अब यहां पर आप इसको देखिए, देखिए ये है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। ये देखिए हिंद कुश का पर्वत। क्या है ये? हिंद कुश का ये पर्वत है। उसके बाद आप देखिए भारतीय महामरुस्थल, यहीं पे थार मरुस्थल है। क्या है ये? थार मरुस्थल है। क्या है ये? थार मरुस्थल है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत श्रेणी यही है। देखिए दिख रहा, अब दिखेगा, देखिए ये क्या है? दिख रहा हो, अब तो दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? अरावली। ये देखिए मालवा का पठार है, ये दक्कन का पठार है। यानी कि दक्षिण के पठार को दो वर्गों में बांटा गया है, एक मालवा का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार। अब देखिए यही है विंध्य पर्वत श्रेणी, ये है सतपुरा। अब देखिए सतपुरा के ऊपर में नर्मदा नदी और उसके नीचे में तापी नदी, और ये भ्रंश से होकर ये कहाँ से निकलती? यहाँ से निकलते हुई और यहाँ पहुँच गया। ये नर्मदा नदी भी आया और यहाँ पर निर्माण कर गया, ये देख सकते हैं। फिर देखिए दक्कन का पठार है, कृष्णा नदी है, अरब सागर है, फिर ये मलबार तट है। देखिए मलबार तट क्या कहते हैं? केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। ये तट जो है मलाबार तट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। देखिए ये श्रीलंका है, यहीं पर पाक जल संधि है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, ये देखिए अब यहीं पे देखिए काराकोरम है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और सबसे निचला जो हिस्सा है वो शिवालिक है। क्या है ये? शिवालिक है। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? हिमालय जो है पहले चांप की आकार का है, तो चांप बन गया। अब फिर ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से क्रॉस करता है, देखिए ये सांगपो, ये ब्रह्मपुत्रा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ हो गया है अरुणाचल प्रदेश नागा पर, और यहाँ तक मिजोरम तक ये चलाया है।
तो इसको हम लोग मैप से भी समझ सकते थे। ये देखिए बंगाल की खाड़ी है और ये महेंद्रगिरी, यही देखिए महेंद्रगिरी है। ये उत्तरी सरकार है। उड़ीसा के तट के मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। यहीं पे आके गोदावरी, देखिए ये कृष्णा, यानी कि सबसे ऊपर में गोदावरी, फिर कृष्णा नदी यहाँ पर आके क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज, यहां से समझ में आएगा। अब देखिए दूसरी ओर इसका ढाल अधिक खड़ा होता है और इसकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक ऊंचा है। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन पर भारत सामान्य तौर पर भारत को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, अब हम लोग देखेंगे। एक है हिमालय पर्वत, इसको रट लीजिए। भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 वर्गों में बांटा गया है। एक में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी, 2 में है उत्तर का विशाल मैदान, 3 में है दक्षिण का पठार, 4 में है तटीय मैदान और 5 में है तटीय मरुस्थल और 6 में है द्वीप समूह। अब हम लोग देखेंगे एक में हिमालय पर्वत श्रेणी, ये क्या है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टि से क्या है, बलित मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी कि पूरब से पश्चिम की, यहां से यहां तक जाएंगे तो यहां से यहां तक की कुल लंबाई टोटल कितना है, तो 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितना है, यह इसकी चौड़ाई लद्दाख में 500 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधताएं पाई जाती है। विविधताएं मतलब एक जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतह श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट, इस अब नीचे से ये सब देख लेंगे, चारों के चारों याद करेंगे। और माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है, 8848। कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा 8850 मीटर। तो अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया, तो माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी कौन हो गया, K2। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, जो कहाँ है, भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ है, सिक्किम में है। मकालू पर्वत कहाँ है, तो ये भी नेपाल में है। फिर अगर पूछे धौलागिरी कहाँ है, तो भारत में है। नंगा पर्वत कहाँ है, तो भारत में है। अन्नापूर्णा कहाँ है, तो भारत में है। कामेट कहाँ है, तो भारत में है। नामचा बरवा कहाँ है, तो भारत में है। गुरुला मंदाता कहाँ है, तो नेपाल में है। अब देखिए महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों के प्रवाह होता है और लद्दाख के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणी में फैली है। इसमें जौस्कर, देखिए जौस्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय का ही एक श्रेणी है। यानी कि महान हिमालय का ही एक दूसरा रूप है जिसका क्या नाम कहते हैं, जौस्कर पर्वत श्रेणी है। जौस्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है और हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और K2 इसी का सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की ही सबसे ऊंची चोटी है। और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर यही है, K2 गॉडविन आस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन आस्टिन को ही गौरी नंदन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय,
अब यहाँ पर देखिए, महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहते हैं। यानी कि सबसे ऊपर कौन हो गया? महान हिमालय, उसके जस्ट नीचे में कौन हो गया? लघु हिमालय। तथा मध्य हिमालय, यानी कि लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तन शैलों से हुआ और इसकी ऊंचाई कितना है? 1800 मीटर है। अब देखिए, यानी कि सबसे नीचे में कौन हो गया? शिवालिक हो गया। देखिए, ये नागा पर्वत हो गया, हिंद कुश पर्वत हो गया। यहाँ पर नागा पर्वत है और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। ये सबसे ऊपर में होगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या है? यह ट्रांस हिमालय। उसके बाद जस्ट इसके नीचे में बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय और सबसे लास्ट में कौन है? यह शिवालिक है। क्या है? यह शिवालिक है। देखिए, यह पाकिस्तान में है, सुलेमान सिरी। कहाँ है? सुलेमान सिरी। देखिए, कंचनजंगा, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर है? तो ये हमारा आंसर होगा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। देखिए, गारो खासी जयंतिया मेघालय की 3 पहाड़ी है और वहाँ की जनजाति भी है। अगर आपसे पूछे गारो कहाँ की जनजाति है, तो मेघालय की है। खासी कहाँ की जनजाति है, तो मेघालय की है। और जयंतिया कहाँ की है, तो मेघालय की है। तीनों रट लीजिए, गारो खासी जयंतिया। कौन कौन? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। अब देखिए, नागा पर्वत श्रेणी यही है। ये सब हिमालय का ही, चूंकि ये चाप बनाया, फिर यहां से क्या हो गया? ये नीचे की ओर मुड़ गया। ये देखिए, चंबल नदी है, यमुना, गंगा, घाघरा। अब आइए, पंजाब, पंच प्लस आब। यह फारसी शब्द पंज का अर्थ 5 और आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पानी वाला देश, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पंजाब। अब आइए हम लोग देखते हैं लघु हिमालय। क्या है ये? लघु हिमालय, या इसे ही मध्य हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची है और यहाँ की नदियाँ 1000 मीटर तक क्या है? गहरे जॉर्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने क्या होता है? बर्फ से घिरे रहते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वच्छवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में, कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में इसी भाग में स्थित है। यानी कि पीर पंजाल कहाँ की? कश्मीर का है। किस में स्थित है? तो लघु हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि, ये सभी के सभी किस में आते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आएगा लघु हिमालय। कौन हिमालय? लघु हिमालय। अगर आपसे पूछे, देखिए फिर से याद कर लीजिए, शिमला किस हिमालय का हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। शिमला किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। मसूरी किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय का है। नैनीताल किसका है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। दार्जिलिंग जो घूमने वाला स्थान है, तो ये भी कहाँ किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणी घने सदाबहार वनों से ढकी रहती है तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर के मार्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग भी कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी श्रृंखला या उप हिमालय अथवा शिवालिक भी कहा जाता है। अब देखिए, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पुतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक क्या है? यह फैला हुआ है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। अगर आपसे पूछे हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? शिवालिक
पर्वत श्रेणी, यानी कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन है, तो हमारा आंसर होगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या होगा हमारा आंसर, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 900 से लेके 1500 मीटर तक है। कितना है, 900 से लेके 1500 मीटर तक है। तथा इसकी चौड़ाई कितना है, तो 10 से 50 किलोमीटर तक मध्य हिमालय है। साथ ही साथ मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ विस्तृत घाटियां भी है, जिन्हें दून द्वार भी कहते हैं। दून द्वार किसे कहते हैं, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ विस्तृत घाटियां है, उसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं, दून द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, कुटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, ये सभी के सभी कौन है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। अब देखिए, बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग, ये भी पूछता है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग किसका हिस्सा है, तो शिवालिक का। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज के नाम से जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। यहाँ यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है, यानी कि अभी हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ लिए हैं, और इधर नदी घाटी के आधार पर पूरब से पश्चिम में भी इसको बांटा जा सकता है। अब एक है सतलुज और सिंधु नदियों के बीच वाले हिमालय भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ये जो है पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम भागों में इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया पंजाब हिमालय के नाम से जाना। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय दोनों सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच को हिमालय को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता को नेपाल हिमालय एवं तीस्ता एवं दिहांग ब्रह्मपुत्रा घाटी को क्या कहा जाता है, असम हिमालय कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखिए पंजाब हिमालय, देखिए पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, एक कौन हो गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। एक में क्या हो गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं। हिमाचल हिमालय, तो सतलुज नदी एवं काली नदियों के बीच वाले हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली एवं तीस्ता के बीच वाले को क्या कहते हैं, तो नेपाल हिमालय कहते हैं। असम हिमालय, तो ये तीस्ता और दिहांग वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो असम हिमालय कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि भारत के सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। दिहांग महाखंडू गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी कि दिहांग जो है, जैसी ही देखिए, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी तो सांगपो नदी कहते हैं, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग नदी। और असम में प्रवेश होने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में क्या है, यह फैली है। पूर्वांचल में पटकोई, देखिए पूर्वांचल में कौन हो गया, पटकोई पहाड़ी, नागा पर्वत, लुसाई हो गया, मणिपुर की पहाड़ी भी शामिल है।
अब देखिए, हिमालय के दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, दक्षिणी भाग जो है बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत क्या है, मंद है, यानी कि कम है। उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढाल की अपेक्षा हिमानियों की विस्तार अधिक हुआ है। यानी कि एक में हिमालय पर्वत पढ़ लिए, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। दो में क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिणी और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियां प्रणाली है। एक में है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदियों से बना विशाल क्षेत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे उत्तर का विशाल मैदान क्षेत्र किन किन नदियों के बेसिन में है, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से। तो जैसे आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहेंगे हम, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक बांगर एक खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह भाग भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्या है, यह जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यानी कि ये जो देख रहा है स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है और यह पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम से पूर्व ये उत्तर का विशाल मैदान है जिसकी लंबाई कुल कितना है, तो 2400 किलोमीटर है। और 150 से 500 किलोमीटर यह क्या है, चौड़ा है। लंबाई हो गया आपको 2400 किलोमीटर और अगर चौड़ाई पूछे तो 150 से 500 मीटर है। सामान्यतः समुद्र तल से कितना मीटर, तो 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब देखिए, इस विशाल मैदान का मुख्यतः 4 उपभागों में बांटा गया। एक पंजाब का मैदान जिसे पश्चिमी भाग कहते हैं, तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बने भाग पश्चिमी मैदान कहा जाता है और पंजाब का मैदान कहलाता है। यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदी से बना मैदान को क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि इसका पंजाब का मैदान में बहुत सारा हिस्सा जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान में भी है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। अब देखिए, इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को विस्तृत दोआब कहते हैं। दोआब किसको कहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोआब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। यानी कि मान के चलिए नदी है, फिर इधर से आया और यहाँ बच गया, तो इस भूमि को क्या कहेंगे, दोआब क्षेत्र कहेंगे। विशाल मैदान का इसका उपभाग राजस्थान का मैदान है और यह अरावली पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है। इस मैदान का औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है तथा यह सामान्यतः ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है और बालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। अब देखिए, पूर्वी भाग में यह कई पहाड़ियाँ जिन्हें टोर या टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रनों तक जाती है और इस प्रदेश में सांभर, डेगाना, डिडवाना तथा कुचामन जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। अब आइए हम लोग आते हैं गंगा का मैदान। एक सिंधु पढ़ लिए गंगा और दूसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। गंगा का मैदान यमुना नदी से लेकर पूरब में बंगाल
बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान का या गंगा का मैदान कहते हैं। यानी कि यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश तक के पश्चिम, यानी कि बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर क्या है? लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर क्या है? ओर है। इसका विस्तार उत्तर के राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में क्या है? बांटा गया है। एक है ऊपरी गंगा का मैदान। क्या है? ऊपरी गंगा का मैदान। तो यह दिल्ली से प्रयागराज तक है, यानी कि दिल्ली से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। उसके है मध्यवर्तीय गंगा का, प्रयागराज से लेके फरक्का तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहते हैं। तथा निचली गंगा का मैदान, यह गंगा का डेल्टा तक जो पश्चिम बंगाल राज्यों तक फैला है उसे क्या कहते हैं? निचली गंगा का मैदान कहते हैं। अब देखिए, उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ियों और दक्षिण में छीटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्यों का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना हुआ है। किससे बना हुआ? जलोढ़ से। इससे पहले हम बता चुके हैं जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहेंगे? हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बांटा हुआ है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, यानी कि जो उत्तर की तरफ से आकर गंगा में मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी गंगा का मैदान। और दक्षिण की तरफ से होते हुए उत्तर में जाके जो गंगा में मिलता है, जो भी सहायक नदी, उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गंगा का मैदान कहेंगे। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपसे पूछे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। किस नदी को मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। और यह इससे बिहार को बहुत क्षति होता है और कई घर न जाने इसके चपेट में आ जाते हैं और बेघर हो जाते हैं, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ की नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने से यहाँ पर क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता रहता है। और दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? सोन, पुनपुन, फल्गु और चानन। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सामान्यतः सूख जाती है। यानी कि देखिए, ऊपर का ये सब नहीं सूखता है, लेकिन ये जो दक्षिण का जो मैदान है वो क्या होता है? सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। अब हम लोग आएंगे, प्रवाहित होती है। अब आइए, प्रवाहित होती है और वृक्षा रहित निम्न क्षेत्रों का यहाँ का टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 पढ़ लिए, गंगा पर एक सिंधु पढ़ लिए, गंगा पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। असम राज्यों में सदियों के उत्तर पूर्वी से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है और इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग की ढाल क्रमशः उत्तर पूर्वी से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा नदी द्वीप कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। विश्व का सबसे ऊंची नदी द्वीप कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। नदियों के पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल जो है, शिवालिक की पर्वतमाला जो हिमालय की सबसे जो निचली और नवीन जो है, वो वहाँ से लेके 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ा पट्टी
में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में जमा कर दिए गए हैं। इस निक्षेप को भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर किसे कहते हैं? तो शिवालिक पर, यानी कि शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी एवं छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े जो गिरे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। यानी कि भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण में नदियों या सरिताएं पुनः प्रकट होती है। तब नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। यह तराई कहलाता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए जो वन प्राणियों से क्या है? भरा है। गंगा के मैदान जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहां नदियों के बाढ़ का जल नदी पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत क्या होता है? जमा कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी कि जो पुराने हैं उसे बांगर, जो नया लेके आया उसे हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होता है, इसीलिए यहाँ पर उपजाऊ मैदान गहन कृषि के लिए आदर्श माना जाता है। अब हम लोग आएंगे दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले हम लोग जान लीजिए दक्षिण को पठार को दो, एक मालवा का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति दृष्टि से कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। सॉरी, ऐसे है। त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में क्या है? संकीर्ण है। यानी कि उत्तर में क्या हो गया? चौड़ा है, दक्षिण में क्या होगा? नैरो हो गया है, पतला हो गया, संकीर्ण हो गया। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 600 से 900 मीटर है। और इसकी उत्तर में कौन सा है? इसकी उत्तर अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी है। यानी कि आप जो देख रहे हैं दक्षिण का पठार है, इसके ऊपर 3 को देखने को मिलेगा। एक मिलेगा अरावली, एक क्या मिलेगा? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, और तीसरा कौन मिलेगा? सतपुरा की पहाड़ी देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाटी और पूर्व में पूर्वी घाटी पहाड़ियां है। इस पठारी भाग को दो मुख्य भाग में बांटा गया, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा में क्या है? दक्कन का पठार। अब आइए मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यानी कि मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग क्या कहलाता है? मालवा का पठार। इससे पहले ही आपको बता दिए है दक्षिण का पठार को दो वर्गों में बांटा गया, एक मालवा का पठार, एक दक्कन का पठार। मालवा का पठार ऊपर है, दक्कन का पठार नीचे है। यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली, मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ बहने वाली नदियाँ में चंबल, सींध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में क्या है? संकीर्ण है। यानी कि पश्चिम में क्या है? वो चौड़ा है, पूरब में क्या है? यह संकीर्ण है। इसके पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और सोनरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए पठार का ढाल, देखिए ये हो गया पठार का ढाल। अब देखिए ये हो गया आपको मालवा का पठार। ये देखिए ये हो गया आपका मालवा का पठार। इसके उत्तर में कौन हो गया? अरावली पर्वतमाला,
विंध्याचल पर्वतमाला, ये सब इसके उत्तर में है। और इसके जस्ट नीचे में ये क्या है, मालवा का पठार है। ऊपर में अधिक चौड़ा है और नीचे में संकीर्ण हो गया है, यानी कि यह कम चौड़ा है। क्या यह कम चौड़ा है। और इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय पश्चिमी घाट, इधर वाले को कहते हैं पूर्वी घाट। इधर वाले को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये देखिए ये हो गया कोंकण तट, दूसरा हो गया मालाबार तट, इधर देखिए कोरोमंडल तट, यहाँ से लेके ये हो गया कोरोमंडल तट हो गया। और यहाँ पर देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब इधर है। यहाँ पर देखने को मिला सिनकोटा दर्रा हो गया। एक मिनट, हाँ एक जो है यहाँ पर एक देखिए एक है लिखा हुआ, ये है थाल घाट, ये क्या है थाल घाट। दो जो देख रहा है ये भोर घाट, तीन जो देख रहा है पाल घाट, तीन कहाँ पर, यहाँ पर पाल घाट। और चार में क्या है, चार में क्या है सिनकोटा, और पांच में क्या है अनैमुदी, पांच में क्या है ये अनैमुदी है। यानी कि यहाँ का सबका दिया हुआ क्लियरली दिया हुआ है, देख सकते हैं ये देख रहे दिख रहा होगा यहाँ पर। यानी कि एक जो है ये थाल घाट है, दो जो है भोर घाट है, तीन जो है पाल घाट है, चार जो है आपको सिनकोटा है, पांच जो हो गया डोडा बेटा चोटी हो गया। यानी कि ये सब आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत तथा पूरब में क्या है, अमरकंटक का छोटा नागपुर का पठार है। सतपुरा की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितना है तो 1352 मीटर है। धूपगढ़ी चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। और इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी है। और इसका विस्तार उत्तर में बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक क्या है, यह फैला हुआ है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर नदी, सोन नदी और स्वर्णरेखा नदी है। इसका पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग 1100 मीटर क्या है ऊंचा है, जिसे जो पात क्षेत्र कहलाता है। और छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। यानी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, झारखंड में होगा। रांची का पठार इसके पूरब में है। यानी कि जो रांची का पठार हो गया इसके पूरब में ये कौन हो गया, पात क्षेत्र हो गया। उसकी क्षेत्र की ऊंचाई औसत कितना है तो 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है 300 मीटर है। और यह पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर है। अब देखिए सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। और नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक क्या है फैली है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं। और अरावली की औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर तक है। किंतु यह दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो कि राजस्थान में है। और गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितना है 1722 मीटर है। अब देखेंगे हम लोग दक्कन का पठार, क्या है ये दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैंप भी कहा जाता है। दक्कन ट्रैंप किसे कहा जाता है, तो दक्कन के पठार को ही कहा जाता है। यह बेसाल्ट सेल्ट के द्वारा निर्मित है। अगर पूछे दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो बेसाल्ट सेल के द्वारा निर्मित है। किससे है, तो बेसाल्ट सेल के द्वारा। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। इसका क्षेत्र कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग में आते हैं। यहाँ की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है। किंतु पूर्व और पश्चिम उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत क्या है, यह कम है। अब आइए, पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर, यानी कि पश्चिमी घाट बाएं में तापी नदी से प्रारंभ होकर दक्षिण में कहां तक जाता है, कन्याकुमारी अंतरिप, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितना हो गया 1600। यानी कि तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक के कुल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1600
किलोमीटर हो गया। इसे सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे हैं, उत्तर से दक्षिण क्रमशः। इससे पहले वाले वीडियो में पहले वाले पीडीएफ में हम बता चुके हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सिनकोटा। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा क्या है, पूर्वी घाट से मिल जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडावेटा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है डोडावेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए एक तो हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया, आप लोग बताइए। और दूसरा यहां पर क्या हो गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गया, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा हो गया, अनैमुडी हो गया। लेकिन पूरे भारत का था तो कंचनजंगा था। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ये जो अन्नामुडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर क्या है, स्थित है। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी की तट तथा पूर्वी दिशा में यह कितना है, 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत तक क्या है, यह फैला हुआ है। अब यहाँ पे आइए, पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक काटा छाटा है तथा पहाड़ियों के रूप में उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला और पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचामलई, शिवराय, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ी है। ये पहाड़ी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा क्या है, यह पृथक है। अब हम लोग आएंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान, तो दक्षिण के पठार के दोनों किनारे पर तटीय मैदान का विस्तार है। यानी कि अगर ये दक्षिण का पठार है तो इसके दोनों तरफ, ये तरफ और ये तरफ को भाग को क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। इस तरफ वाले को पश्चिमी घाट, इस तरफ वाले को कहते हैं पूर्वी घाट कहते हैं। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टियों के द्वारा हुआ है। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैदानों का निर्माण जो हुआ है, नदियों द्वारा लाई गई विक्षेपित करके जो मिट्टी है उससे इसका निर्माण हुआ है। इस मैदान के 2 बड़े भाग है, ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यानी कि खंभात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक को क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं और अंतर्द्वीप तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई कितना है, 10.60 किलोमीटर तक है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र से बहती है, इसलिए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मैंगलुरु, कोच्चि के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अपशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसे सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान को 2 वर्गों में यहाँ पर बताया गया है। एक हो गया कोंकण तट और दूसरा हो गया मालाबार तट। मालाबार तट खासकर हो गया आपका केरल के तट हो गया और कोंकण तट हो गया खासकर इस तरफ महाराष्ट्र के नीचे तट, मुंबई से नीचे जो तट हो गया उस तट को क्या कहेंगे हम लोग, कोंकण तट कहेंगे। नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियां मुहाने पर ज्वारन मुख यानी कि एस्चुरी का विकास हुआ है। यानी नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी काटा छाटा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है या पश्चिमी तटीय मैदान अधिकतर चौड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। क्या है, अधिक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई लगभग 160 से लेकर 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह क्या है, फैला हुआ है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है।
इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि है और नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है और इस मैदान में तट के निकट फैले लेगून पाए जाते हैं और इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी कि पूर्वी तटीय भाग भी दो हो गया, एक कोंकण और मलबार, और इस तरफ अगर पूर्वी तटीय भाग में भी जाएंगे तो दो तट देखने को मिला, एक हो गया उत्तरी सरकार, दूसरा हो गया कोरोमंडल तट। अब आइए भारतीय मरुस्थल। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें सबसे है नहीं, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल ये भी कहा जाता है। यह कितना है? 644 किलोमीटर लंबा है और यह 160 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राय शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है। बरसात में मौसम में कुछ नदियाँ नजर आती है जो कि कुछ समय के बाद बालू में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है और यहाँ एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। यह भारत में अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का अंत कक्ष के रन में क्या हो जाता है? विहीन हो जाता है। यहीं पर एक है थार मरुस्थल, भारत में थार मरुस्थल राजस्थान। अगर आपसे पूछे थार मरुस्थल कहाँ है तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। और छठा, और ये छठा 6 में है द्वीप समूह। तो भारत में द्वीप समूह सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप आते हैं। यानी कि भारत में कुल कितने द्वीप आते हैं? तो 1256 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? तो 1256 द्वीप आते हैं। यह मुख्यतः दो समूहों में, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीपों पर आबादी है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कई छोटे छोटे द्वीप है और इस प्रकार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इस द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है। ये द्वीप जलमंग पर्वत के ऊपरी भाग है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है यह? इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप, मिनी-क्वाई शामिल है और पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जब आएगा तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मानचित्र के द्वारा समझाने वाले प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। थैंक यू।